हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024 की, जिसमें हम अपने आज रेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स कवर करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप एज वेल, जो कि आपको पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उससे फ़ायदे ये होंगे कि आपको एग्ज़ाम के अपकमिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे, हाईलाइटेड पीडीएफ्स मिलेंगे, एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन करिए। अब हम फोर्थ टॉपिक अपना आज करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस को। ठीक है, अभी हमने कल 3 टॉपिक्स कवर किए आईआर के। आज हम रेस्ट टॉपिक्स में सबसे पहले देखने जा रहे हैं इंडिया का रिलेशंस विद जर्मनी। देखो, न्यूज़ में क्यों रहा उसका कारण ये है क्योंकि रिसेंटली जर्मनी के चांसलर ने भारत में विजिट करा, ताकि भारत और जर्मनी के बाईलेटरल रिलेशन यानी आपसी संबंध अच्छे हो जाएं। यूरोप का पार्ट है जर्मनी, आप जानते हो। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को आसपास ज़रूर चेक कर लो। देखो, इसमें फ्रांस बॉर्डर करता है ना, पोलैंड करता है, चेक रिपब्लिक करता है, ऑस्ट्रिया करता है, स्विट्ज़रलैंड जर्मनी को बॉर्डर करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को ये बॉर्डर करता है। अब न्यूज़ में ये इसलिए रहा और भी ज़्यादा हम हाईलाइटेड समझ लेते हैं कि 2024 आपको पता है 25वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। इंडिया और जर्मनी ने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सिल्वर जुबली के रूप में सेलिब्रेट किया, यानी 25th एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया। अब 2024 एक 50th एनिवर्सरी भी मनाई गई। ऐसा क्या कर कर इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट हुआ, कोऑपरेशन साइंटिफिक रिसर्च पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर ये साइन हुए। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द विजिट 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन को भी बुलाया गया, जिसको इंडिया जर्मनी इनोवेशन कहते हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई। समझ में आ रहा है? इस जब विजिट में जब 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन ये हुआ इंडिया जर्मनी का, तो यहाँ पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप का एक रोड मैप तैयार हुआ, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, क्वांटम, इन सभी को लॉन्च किया गया था। अब इंडिया और जर्मन पार्टनरशिप से सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदे हैं, उसके रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले ना टाइमलाइन चेक करो इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस में। 1951 में सबसे पहली बार हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए। फिर 2000 में स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने करी। फिर इंडो जर्मन कंसल्टेटिव कमेटी इस्टेब्लिश की गई। 2005 में 11 में आईजीसी का एक बाइनियल एक्सरसाइज शुरू हुई। इंडिया जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग जो है वो अंडर आईजीसी 2019 में लॉन्च हुआ। अब अगर हम इनकी देखो, सबसे बड़ी बात, जब भी किसी पार्टनरशिप हम देख रहे होते हैं इंडिया का या जर्मनी का, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कोई भी रिलेशनशिप जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले ना भारत का दूसरे राज्य के साथ या दूसरे देश के साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो जर्मनी जो है भारत का, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूरोप में। इसका बायलैटरल ट्रेड ही आप लगा लो, $33.33 बिलियन 2023 तक पहुंच चुका है। अच्छा, जर्मनी ही 9th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है इंडिया का। जर्मनी क्या है? 9th एफडीआई इन्वेस्टर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है इंडिया का, जिसमें क्यूमुलेटिव अगर आप इनका देखो तो टोटल इनका 14.5 बिलियन तक यहाँ पर आता है। जर्मनी जो है वो एक्सेस करता है इंडिया का लार्ज और ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट का। ठीक है, क्योंकि स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी आप जानते हो भारत में है। भारत ही ऐसा देश है जिसमें फटाफट हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये सब हमसे मिलता है और ये हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट को अच्छा करता है। अब अगर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी वाले पैरामीटर से हम दोनों के रिलेशंस को देखें इंडिया और जर्मनी के, तो 2022 में ही अंडर द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप हुआ। जर्मनी ने यूरो 10 बिलियन की बात करी प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक सोलर पार्टनरशिप, एग्रो इकोलॉजी के लिए। अच्छा, जर्मन जो है ना, जर्मनी यानी कि जो है वो मेंबर है इंडिया के कई इनिशिएटिव्स का। जैसे देखो, CDRA जो एक इनिशिएटिव है भारत का, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ISA का आप सभी जानते हो। इन दोनों में ही जर्मनी मेंबर भी है।
ये भी एक क्लोजनेस है हमारी, मतलब वी बोथ कंट्रीज़, हम चाहते हैं दोनों कंट्रीज़ की क्लाइमेट की सस्टेनेबिलिटी पर हम काम कर पाएँ, हम क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कुछ काम कर पाएँ, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को एक साथ अचीव कर पाएँ, है ना। तो यानी कि दोनों कंट्रीज़ में आपस में इनके जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, वो 49 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च का इनिशिएटिव उसको सपोर्ट करता है। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो 2006 में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप था, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। तो रिसेंटली जर्मनी ने बड़ा की इंटरेस्ट दिखाया है कि वो इंडिया का जो प्रोजेक्ट 755 प्रोग्राम है इंडियन नेवी का, उसको भी वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, हम मिलकर भी ना, एक्स मिलन एक्सरसाइज है, पासिक्स है, एक्स तरंग शक्ति वन है, सभी में हम मिलकर आपस में डिफेंस की एक्सरसाइजेज भी इंडिया और जर्मनी मिलकर करते हैं। फिर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं ट्रेड पार्टनर्स में। हम ना देखो, हम दोनों ही कंट्रीज इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें चाइना की डिपेंडेंसी से भी बचना है, वो भी रिड्यूस करनी है। हम ईयू चाइना का जो ट्रेड रिलेशंस है ना, उस बाय स्ट्रेंथनिंग टाइज विद इंडिया, वो चाहते हैं हम करना। जून 2004 में, जून 2024 के अंदर ईयू ने ना टैरिफ लगाया 38.1% चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस के लिए। कह रहा है ये कैसे हो पाया, क्योंकि उनको पता है भारत है, यहाँ से हम ट्रेड कर लेंगे। तो ये ऑप्शन का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसके चलते भी हमारा इंडिया और जर्मनी का रिलेशंस अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन देखो, हर चीज़, अच्छी चीज़ के साथ कुछ चैलेंजेस आते ही आते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं बायलैटरल रिलेशंस में? तो पहला चैलेंज है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर का, यानी जो इंडियन कंपनीज़ हैं, भारत की जो कंपनीज़ हैं, उनको नॉन टैरिफ बैरियर्स झेलने पड़ते हैं। कब देने पड़ते हैं? ऑन देयर प्रोडक्ट्स इन यूरोप, क्योंकि वहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगता है। सिमिलरली जब जर्मन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं ना, तो उनको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम झेलना पड़ता है। तो यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा काम खराब होता है। आप सोचो, अगर जर्मनी का कोई बंदा है, कोई जर्मन है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में, 25 बिलियन यूरो मान लो करना चाहता है 2022 के अंदर, तो उसको 20% वॉल्यूम, उसको खाली देखो 25 यहाँ पे बिलियन यूरो तो यहीं पे लगाने पड़ते हैं। और एक तरफ हम 2022 का डेटा बता रही हूँ मैं, और वहीं ओनली 20% ऑफ वॉल्यूम इन्वेस्टेड इन चाइना। चाइना में इतना जल्दी जल्दी सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पैसे यहाँ ज़्यादा खर्च होते हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ 25 बिलियन लग गए पैसे, और वही उनको इसका 20% लगा चाइना में खर्च करने में। तो इतना पैसा हमारी कंट्री में लग रहा है, तो फिर हमारी ना जो मार्केट है, यानी जो हमारा सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा इनको क्यों एक्सेसिबल लगेगा? फिर स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, जर्मनी ऐसा नहीं सोचता। जर्मनी का ये कहना है कि वो रशिया के बिल्कुल खिलाफ है, रशिया के एग्रेशन उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। फिर चाइना का रोल, जर्मनी का जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो चाइना पे है, लिमिट से, इसीलिए चाइना पे डिपेंडेंसी इकोनॉमिकली होने के कारण ही वो भारत को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकता, जैसे यूएसए और जापान में क्वाड वगैरह करते हैं। फिर ह्यूमन राइट एक्टिविज्म का, क्रिटिसिज्म का प्रॉब्लम है। जर्मन के कई क्रिटिक्स कहते हैं कि जो इंडिया की इंटरनल पॉलिसी है, जैसे कश्मीर का इशू है, प्रेस फ्रीडम का इशू है, ये इशूज से वो बहुत परेशान फील करते हैं। तो इनके कारण ही इंडिया और जो जर्मनी का रिलेशनशिप है, कहीं वो यहाँ पर आपको खट्टा खट्टा नज़र आएगा। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है, लेकिन देखो कुछ तो करना पड़ेगा। तो कह रहा है इसके लिए ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करो, अर्ली कंक्लूजन कर दो, आप नेगोशिएशंस करो, आप इंडिया और ईयू के साथ मिलकर। फिर इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट कर लो। आप क्या करो, जर्मनी का प्रेजेंस जो है ना वो इन्हांस कर दो, नेवल एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करो उनको, और क्लीन टेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में साथ दे रहे हैं, और ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी इस इनिशिएटिव्स में बुलाओ और बातचीत करो, और कोलैबोरेट करना पड़े तो कोलैबोरेट कर दो। सप्लाई चेन रिजिलियंस का काम करो, आप सेमी जितने भी कंडक्टर्स हैं, प्रोडक्शन उसका डाइवर्सीफाई कर दो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से इनको जोड़ दो, आपका भी फ़ायदा उनका भी फ़ायदा। फार्मास्यूटिकल्स को दूर क्यों ले जाना, चाइना से उनको दूर ले जाके हमारे ही देश से जाए फार्मेसी वाला पार्ट भी। आप समझ रहे, उनको ऑप्शन दो और एक बेटर ऑप्शन दो उनको चाइना से, तो आपको डेफिनेटली वो एक अच्छा एक्सेस उनके साथ आपका बन जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट गाइस इंडिया जर्मन रिलेशंस। लेट्स मूव टू द इंडिया इटली रिलेशन। इंडिया और इटली
का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो न्यूज़ में ये इसलिए रहा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बायलैटरल मीट हुआ, क्योंकि वहीं पे G20 समिट था रियो डी जेनेरियो का, तो उनका साइड लाइन मीटिंग्स भी हुई। तो ब्राज़ील भी था वहाँ पर, एंड G20 में जब ये मिले तो उन्होंने जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान वहीं तैयार कर दिया 2025 से लेकर 29 तक का। आपको पता ही है G20 समिट इस बारी ब्राज़ील में हुई है, नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका में होनी है और पिछले साल हमारे देश में हुई थी। अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं और टाइमलाइन देख लेते हैं। इंडिया और इटली का क्या रिलेशंस है, कैसा है। हमारे इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होते हैं 1947 में, एज सुन एज वी इंडिपेंडेंट। 2012 में हम एंड्रिक केस का फिशरमैन शूटिंग बाय ये था हुआ था, वहाँ से हमारे रिश्ते वहाँ से शुरू हुए। फिर अगस्त वेस्टलैंड VVI चॉपर का स्कैम हुआ। फिर स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप हमने किया। फिर यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी डिफेंस में 2023 में होने लग गई। अब समझते हैं पूरा ये रिलेशनशिप। अब देखो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ से भी मिलता है। हमारी जो अच्छी पार्टनरशिप है ना, वो ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के कारण ही है। अगर हम दोनों कंट्रीज़ बायलैटरल ट्रेड अपना अच्छा करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, तो कह रहा उसको करने के लिए ना, स्ट्रेंथन करने के लिए ही जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जॉइंट वर्किंग कमेटी फॉर फूड प्रोसेसिंग को हमने आगे कर दिया है। और दूसरी चीज़ देखो क्या हुआ, अभी मैंने आपको कल ही IMEC पढ़ाया है, होपफुली आपको समझ भी आया होगा, इसलिए कल की वीडियो ज़रूर देख लेना। कनेक्टिविटी, इन्हांस कोलैबोरेशन अपना बढ़ा दो इस कंट्री के साथ, मैरीटाइम रूट्स पे, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ा दो। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, कह रहा अग्रीड ऑन एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में ना अपना कोऑपरेशन बढ़ा दो, AI में, डिजिटलाइजेशन में, और इम्प्लीमेंट कर दो 2025-27 का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के लिए। फिर इन्होंने बोला इंट्रोड्यूस करना है आपने न्यू इटालियन इनोवेशन को, इंक्यूबेशन एक्सचेंज प्रोग्राम्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बढ़ता चला जाए। फिर स्पेस सेक्टर के लिए यहाँ बता रहा है कि आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। किस चीज़ को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है? इटालियन स्पेस एजेंसी को, और इसरो के साथ मिलके कोलैबोरेट कर आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन में, हेलियोफिजिक्स में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एम्फोसिस करना है, ल्यूनर साइंस के अंदर भी। एनर्जी ट्रांजिशन की बात आ रही है तो दोनों ही कंट्रीज़ को चाहिए कि वो टेक समिट्स करें। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की समिट्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। डिफेंस के कोऑपरेशन की बात है तो डिसाइडेड टू होल्ड, आप इसको साथ साथ बढ़ाओ। कोऑर्डिनेशन में याद रखो कि डिफेंस के मैटर्स को और आगे से आगे पहुँचाना है, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े, करो वो भी आप। जॉइंट स्टाफ टॉक्स करना पड़े, करो। ये सारी की सारी ना इनको एनुअली करनी पड़ेंगी आपको, ताकि आपका डिफेंस में भी बढ़े। कोई भी सेक्टर ऐसा ना रहे जो अनटच्ड रह जाए। साइंस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस सेक्टर हो, एनर्जी का ट्रांजिशन हो, बायोफ्यूल, सब में कंट्रीज़ को कनेक्ट करो। अब इंडिया और इटली का रिलेशन थोड़ा सा और देखते हैं। क्या हमारे हिस्टोरिकल कनेक्ट हैं? बिल्कुल है जी। इसलिए हैं क्योंकि इटालियन पोर्ट सिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी एंशिएंट स्पाइस रूट के लिए, तो ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता था। कह रहा है याद करो, मर्चेंट आया था मार्को पोलो, तो जब अपने ट्रेवल पे था टू द ईस्ट, सबसे पहले वो, क्योंकि इटालियन से आया था तो इटली से आया था, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया में ट्रैवल करा और 13वीं सेंचुरी में आया था ये। तो कह रहे रिश्ते तो बड़े पुराने हैं हमारे। स्ट्रेटेजिकली हम 2023 में और ज़्यादा कनेक्ट होते चले गए। हमने इंडो पैसिफिक में, मेडिटेरियन रीजन में काफ़ी अपना रिलेशंस को आगे बढ़ाया। IMEC पे भी हम हैं। अच्छा, इटली ने क्या किया, एक बड़ा अच्छा काम किया है। इटली ने चाइना का BRI इनिशिएटिव छोड़ दिया 2023 में। 2019 में पहले ज्वाइन कर लिया था एज अ ओनली G7 मेंबर, लेकिन बाद में छोड़ दिया। इससे हमारी इनकी और ज़्यादा पटने लग गई, क्योंकि इंडिया यही चाहता है ना, इंडिया ये चाहता है कि हमारे और इनके मिलके, यूरोप के इनिशिएटिव मिलके, हम किसी भी तरह से हम चाइना के ग्रोइंग डोमिनेंस को यूरोप में दोनों ही कंट्रीज़ मिलके रोकना चाहती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे अच्छे एक है ना, वो मिल गए एक। अच्छा, इकोनॉमिकली अगर आप देखो तो ना, इटली जो है ना, वो भारत के लिए 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। क्या है वो? 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EU में, आफ्टर जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड के बाद। अच्छा, बायलैटरल ट्रेड की बात करो 2023-24 में, तो वो $14.56 बिलियन हो गया था। इंडिया की रैंक 18th है इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लोज। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे बात करोगे तो कह रहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ, ताकि रिसर्च में, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में, मैरीटाइम डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ता जाए, रेगुलर टॉक्स हों, इटली इंडिया मिलिट्री कोऑपरेशंस और ज़्यादा बढ़े।
हमें क्या करना है, हमें कोलैबोरेट करना है, काउंटर करना है टेररिज्म को थ्रू बायलैटरल मीन्स, थ्रू मल्टीलेटरल फोरम्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम ये ख़त्म कर दें। और फिर हमारी कोशिश क्या होनी है, यहाँ पर भी हमने इनको अपने साथ मिला लिया। नेक्स्ट कोशिश हमें ये करनी है कि हमें इन्वायरमेंट के साथ भी इनको मिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वायरमेंट में कैसे कह रहा है, इंडिया का जो लेड इनिशिएटिव है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम इसके साथ भी हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ISA है, कोलिशन है फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलाइंसेस हैं, ये सारी अलाइंसेस के साथ हमें ज़रूरत है कि हम इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते चले जाएं। तो देखो अब क्या करना है आगे, अब हमें ये भी देखना है पीपल टू पीपल टाइज भी हों। CDRI ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तो बन गई ना, ऐसे में भी चले गया, वैसे आपने जर्मनी के साथ किया वैसे आपने इनके साथ भी करा, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको कर रहे हो। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, पीपल टू पीपल टाइज आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि इटली जो होस्ट कर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा है यू का, और यहाँ पे 2 लाख आप समझो हमारा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रहता है, PIO भी है। तो दोनों ही साइड में हमारा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि टेम्प्रेरी रेसिडेंस वाले जो फैसिलिटी इंडियन स्टूडेंट जो है अप टू 12 मंथ्स आफ्टर देयर ग्रेजुएशन वो आराम से रह पाएँ। फिर देखो, लेकिन रिलेशंस में मैंने फिर कहा है, भले ही हम देखो हम ना यहाँ पर ब्लू इकॉनमी, स्पेस इकॉनमी के लिए भी काम कर रहे हैं, इटालियन है वो, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में कंपनीज हैं, दोनों साइड्स में ना स्पेस सेक्टर, ब्लू इकॉनमी पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वी हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ चाइना डिपेंडेंसी। माना कि इटली ने BRI छोड़ा है, लेकिन आज भी वो चाइना के इंपोर्ट, सप्लाई चेन, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है ना कहीं वो बहुत इम्पैक्ट करता ही करता है। फिर लो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड आप सोचो ना, खाली $15 बिलियन तक ही है, फार बिलो इटली चाइना का ट्रेड कहाँ है, बायलैटरल ट्रेड इनका कहाँ है। आप सोचो ना, बायलैटरल ट्रेड हमारा कितना है, $15 बिलियन, और चाइना के साथ इनका $80 बिलियन का हो रहा है। तो जहाँ से पैसा ज़्यादा आएगा ना, आप कहीं भी आप सोचो ना, तो आपकी रिलायबिलिटी जो होती है ना उसके उस पार्टनर के लिए ज़्यादा हो जाती है। तो आप सोचो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ट्रस्ट इश्यूज़ है, इंसिडेंट जो हुआ एनरिका लेक्सा केस का या ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम जो है, इससे सबसे ज़्यादा हमारे रिश्तों में खट्टास आया था, बहुत खट्टे हुए थे हमारे रिश्ते। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। एनरिका लेक्से का जो केस था उसके बारे में चाहती हूँ मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताऊँ। ये जो केस है बेसिकली ना, इसमें ना इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी थी, ठीक है। अरेबियन सी 15 फरवरी 2012 का केस है। 2 इंडियन फिशरमैन फिशिंग वेसल से बोल्ड हुए और वर किल्ड बाय, मार दिए गए थे इटालियन के लोगों से, इटालियन लोगों ने उसको मार दिया था। और कंपनसेशन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला भाई 5 लाख रुपए दोनों के फैमिली में जाने चाहिए, है ना, बिकॉज आपने उनको मारा है। तो यहीं से हमारा डिस्प्यूट इनके साथ शुरू हो गया था। तो आप लगाओ कि ना ये चीज़ें ऐसे क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज़, पाकिस्तान के टाइज भी हैं। इल्ट्री का जो मिलिट्री सेल ऑफ पाकिस्तान में करता है, हेलीकॉप्टर्स का, हाउजेस का, ये इंडिया को बहुत मतलब दर्द होता है इस बात से कि तुम हमारे दुश्मन के साथ ही मिले हुए हो यार। तो ये प्रॉब्लम है हमारी इनके साथ। तो प्रीवियसली इंडिया और जो इटली है ना, चंद्रयान 2 में मिशन में भी इन्होंने काफ़ी मदद करी है, लेज़र इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिए थे। तो कह रहे ये एक हमारा अच्छा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया गड़बड़ का है। कह रहे लेकिन दोनों ही चीज़ों को देखने के बाद हमें ये समझ में तो आया कि हमें कंट्री के साथ तो चलना तो पड़ेगा। तो जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान तैयार किए 25 से लेकर 29 तक, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड स्पेस। फिर क्लोज अलाइनमेंट है हमारा, इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी उठा लो, EU का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी उठा लो, ताकि चाइना का डोमिनेंस हमें ख़त्म करना है। तो अर्ली कंक्लूजन करना है किस चीज़ का, EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दो, अलॉन्ग विद रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट वाला मैकेनिज्म है, या लिवरेजिंग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म की बात है, G20 है, G7 है, EU है, ताकि हमारे ना टेररिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज वाले जो भी रिलेटेड इशूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर हमें काम क्या करना है, डीपन करने हैं कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। फेस्टिवल पे हो वहाँ पर आप जाओ, वो बुला रहे हैं आप जाओ, आप बुलाओ वो भी आएँ। टूरिज़्म के वजह से कर सकते हो इंडियंस, क्योंकि देखो वहाँ पर वर्क भी करते हैं टू काउंटर डेमोग्राफिक विंटर करेंटली फेस बाय इटली, है ना। तो क्या होता है कि जैसे कि ना डीपनिंग कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज जब आप करोगे तो बहुत सारी बातें भी होंगी। तो देखो आपको एक पता है, एक शब्द होता है, ये देखो जो बच्चे सोशियोलॉजी वाले होंगे उनको पता होगा, डेमोग्राफिक जो विंटर होता है इसका मतलब समझो क्या होता है।
यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ बर्थ रेट रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा गिर गया हो, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो रहे हों, और बूढ़े होने की वजह से एजिंग पॉपुलेशन, ये समझ रहे हो, एजिंग पॉपुलेशन का बढ़ना, और एजिंग पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका वर्कफोर्स कम हो रहा है, आपका इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, यानी आपकी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो फ्रीज हो गई है, जिसकी वजह से सोचो कितना सोसाइटी में कितना लॉस होगा। तो कह रहा है कि क्योंकि करंटली इटली ये फेस कर रहा है, तो यहाँ पर इंडिया के वर्कर्स जाएं, इंडियंस जाएं, यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कंट्री हो जाती है। नाउ डायरेक्टली मूव टू इंडिया और स्पेन के रिलेशन। देखो यूरोप ही यूरोप पढ़ रहे हैं हम आज, तो लेट्स रीड यूरोप और ज़्यादा। चलिए, इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन ने एक बायलेटरल विजिट इंडिया में और बिजनेस डेलीगेशन के लिए आए, साथ में लेकर आए वो, ताकि बायलेटरल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ का बढ़े। अब कारण क्या है भाई, कुछ तो होता है ना। देखो इतने इम्पॉर्टेंट अगर कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री का अगर भारत में आ रहा है तो कुछ तो इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहला आउटकम है इनके विजिट का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी इनका जॉइंट इनॉग्रेशन हुआ C295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन वडोदरा से बाय टाटा एडवांस सिस्टम ने करी है, और ये पार्टनरशिप कर रहा है विद एयरबस स्पेन के साथ। तो 40 एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किए गए भारत द्वारा, 16 डिलीवर कर दिए जाएंगे बाय अगस्त 2025 द्वारा। अच्छा, जो फैसिलिटी पोजीशन है इंडिया की वो पोटेंशियल एविएशन हब है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे 40 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए गए हैं भारत में, 16 डिलीवर कर दिए जाएंगे बाय अगस्त 2025। फिर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर आप देखते हो तो ये फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म तैयार करेगा ताकि दोनों कंट्रीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। किसके साथ? इंडिया स्पेन। हमने काउंसलर एक्सपेंशन करा है, हमने अनाउंसमेंट करी कि हम बेंगलुरु में स्पेनिश कॉन्सुलेट करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं, और ये ऑपरेशनलाइजेशन जो इंडियन काउंसुलेट है वो बार्सिलोना में भी होगा। दोनों, यानी समझ में आ रहा है कि कोऑपरेशन चल रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं 24 से 28 ईयर जो है ना, 2024 टू 2028 तक। फिर एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, क्या 2026 यानी 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI जैसा सेलिब्रेट किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट किया गया इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन चेयर्स ऑन हिंदी एंड इंडियन स्टडीज़ को यूनिवर्सिटी ऑफ वालाडोलॉइड में भी पढ़ाया जाएगा। आपको समझ में आया, इनकी विजिट से बहुत कुछ बातें हुई हैं। अब इनके रिलेशंस की तरफ हम ध्यान से समझते हैं। कुछ की हाइलाइट्स के फॉर्म में दिया हुआ है कि EU और इंडिया को अग्रीमेंट के लिए बहुत काम देते हैं ये। आप समझो कि ये इंडिया के जो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, वहाँ से हमारी इनके साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। टेररिज्म को जो हम कॉम्बैट करना चाहते हैं या इंडो पैसिफिक में अपना एक साथ चलना चाहते हैं, दोनों कंट्रीज़ का पूरा पूरा इंटरेस्ट है इन बातों में। फिर कह रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ देखते हैं। है ना, 1956 में आए, स्टैब्लिश हुए। हम कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन करें अंडर द एसोसिएशन फॉर पीस, ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो कहाँ करना क्या है? सिक्योरिटी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो स्पेन क्या है? एक की पार्टनर है EU का, और इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज यूरोप के साथ इन्हांस होने की बहुत ज़रूरी है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो स्पेन जो है सपोर्ट्स इंडिया का मेंबरशिप इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, चाहे वो MTCR हो, अगर आपको पता हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है, उसमें भी स्पेन इंडिया को सपोर्ट करता है। तो सोचो जब हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम क्यों नहीं फिर जाएंगे। अब MTCR करता क्या है ये समझते हैं। देखो MTCR का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। रोल MTCR का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? रिस्क ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लिमिट करना, यानी गुड्स एंड टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना जो अल्टीमेटली वेपन के फॉर्म में यूज़ की जाने वाली हैं। तो MTCR इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें रोल एक निभा रहा है, और उसी की मेंबरशिप में लगा हुआ है स्पेन की भारत को भी मिले। ठीक है, नॉन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है मिसाइल्स या मिसाइल टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को कम करना।
समझ रहे हो इस बात को कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनकी रिस्क को कम करना। MTCR आया था 1987 के अंदर, पहले G7 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस लेकर आए थे उसको, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगे। बट ध्यान रखना MTCR नॉन बाइंडिंग है, इसके डिसीजन सभी पे बाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को देखते हैं। देखो स्पेन जो है ना 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूरोप का, जिसके साथ बायलेटरल जो ट्रेड है इंडिया के वो $9.9 बिलियन हैं, 2023 में पता चला था। अच्छा स्पेन ही है वो 16th लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है इंडिया में। तो एडिशनली जो इंडियन कंपनीज हैं आप लगा लो $900 मिलियन स्पेन पे इन्वेस्ट कर चुकी हैं। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी देखोगे तो स्पेन एंड इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है 2020 से कि हम को डेवलप करेंगे नेक्स्ट जनरेशन नेवल शिप्स को। तो जॉइंट एक्टिविटीज़ हुई, स्पेन का पार्टिसिपेशन EU इंडिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में, पैसेज एक्सरसाइज पासेज जिसको बोलते हैं। करंटली बात करोगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली 75,000 इंडियन जो हैं वो स्पेन में रहते हैं। और आपको पता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में योगा क्लासिकल डांस के लेसन स्पेन में दिए जाते हैं। तो यानी हमारा कितना टच है आपस में, पीपल टू पीपल टाइज भी कल्चरली कितने हम अलाइंड हैं। तो दिस इज़ वॉट द रिलेशन इज़। ऐसे ही आपको किसी भी रिलेशंस को लिखना भी है। whenever the paper is asking about any two countries relations, please write in a very dynamic way, cover all the points related to economy, trade, investment, infrastructure, cultural ties, people to people ties, social connection, historical connection, सब लिखना है आपने, ठीक है। उसी से आपको ये अच्छा आंसर बनेगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू ऑल।